हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में बात करेंगे स्टूडेंट रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की क्लास में एमसीक्यूज ऑन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के एमसीक्यू जिसमें थोड़ा सा मैं आपको बेस भी बताऊंगी, प्लस फिर हम एमसीक्यूज के जरिए कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ए टू जेड मैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में आपको बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ समझ आएगा यहाँ पर। इससे पहले हमने इन्फ्लेशन किया था, इन्फ्लेशन अच्छे से देख लिया, फिर उसके बाद वो कनेक्टेड है तो इन्फ्लेशन जरूर देखिएगा इससे पहले। ओके, इससे पहले स्टूडेंट आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, अगर आप रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स या फिर एमसीक्यूज। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट तो आपने इस नंबर पर कॉल करना है। ओके, नंबर क्या है? 7837773651। इस नंबर पर कॉल करिएगा, आपके लिए बहुत जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको फिस्कल पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात करती हूँ। तो गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें, ओके, तो दो पॉलिसीज होती हैं। पॉलिसीज मतलब ही क्या होता है? नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं जो कि उसके जरिए इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं। तो इकोनॉमी में दो पॉलिसीज होते हैं, एक होता है फिस्कल पॉलिसी जो कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के द्वारा ये गवर्न किया जाता है, मैनेज किया जाता है, और फिर होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी नाम से ही समझ आ रहा है पैसा, तो पैसे से कौन काम करेगा? तो सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई। ओके, हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या है यहाँ पर मैनेज करता है और कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो समझ आया, पॉलिसी दो प्रकार के और दो टाइप्स के होते हैं। जो गवर्नमेंट मैनेज करता है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, जो सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई उसको मैनेज करता है तो मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। लेकिन सबका अपना अपना रोल होता है स्टूडेंट, ना ही फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरफेरेंस करेगा, ना ही मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी में, लेकिन दोनों का साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिविजुअल काम करेंगे तो इकोनॉमी में जो मैक्रो इकोनॉमी हमारी ऑब्जेक्टिव है वो नहीं फुलफिल हो पाएगा। तो दोनों साथ चलेंगे तभी हम जो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन, जो इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन है, उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी ऑलवेज टैक्सेस से, ओके, टैक्स से काम करता है। और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में आप पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर या पब्लिक डेट, बोरोइंग के बारे में। पब्लिक डेट, डेट इज कॉल्ड जो होता है डेट, कर्जा होता है, राइट? डेट बोरोइंग करते हैं तो डेट बोलते हैं, कर्जा होता है। ओके, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा? इंटरेस्ट रेट, याद रखिएगा, बहुत सारे रेट। अगला जो लेक्चर होगा हम मॉनेटरी पॉलिसी पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई, मनी का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी का अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और कम भी रहेगा तो भी प्रॉब्लम होगी। तो उसको मैनेज करके चलना, ये किसका काम होता है? मॉनेटरी पॉलिसी। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि दोनों का क्या है, रोल अलग अलग है। तो जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहले ही अगर मॉनेटरी पॉलिसी से पूछता है तो स्पेंडिंग और टैक्सेस को एक्सक्लूड कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। अगर आपको फिस्कल पॉलिसी से पूछता है तो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को एक्सक्लूड कर देना है। आपका आधा 50% तो आंसर ऐसे ही सही हो जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ओके, थोड़ा बेस बना लेते हैं क्लास की। तो फिस्कल पॉलिसी बात करें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या है? पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, नॉट माइक्रो इकोनॉमी। यार, माइक्रो क्या होता है? जब हम कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर अप्लाई होता है। जब एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर अप्लाई होगा तो वो माइक्रो लेवल होगा। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं हम, वो किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमी। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? ये मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसीज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। कैसे? या तो स्पेंडिंग,
स्पेंडिंग की जगह आपको एक्सपेंडिचर लिखा होगा, या फिर क्या होगा, आपके पास टैक्सेस होगी, ओके, टैक्सेस जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये भी मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी होती है, जो कि यूज करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल मतलब आरबीआई। आरबीआई के बारे में जो फैक्ट्स है ना स्टूडेंट, कौन सा, जैसे आईडीबीआई बैंक हो गया, सिडबी हो गया, इन सब के जो इकोनॉमी जीके करा रही हूँ उसमें हम करेंगे, तो सारे डेट्स याद रखिएगा, ओके। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो उसको देखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कौन यूज करता है, सेंट्रल बैंक, और इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ओके। तो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं हम, इस फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ओके। कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन, आरबीआई। आरबीआई कब आया था, 1935 में। कौन से एक्ट के थ्रू आया था, 1934 एक्ट के थ्रू आया था, ओके। ये है, ये क्या करते हैं, इकोनॉमी कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये क्या करते हैं, मनी सप्लाई, ओके, मनी सप्लाई, करेंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंटरेस्ट रेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके ओके। फिर मेजर टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। मेजर टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, या तो एक्सपेंडिचर लिखा होगा, या तो स्पेंडिंग लिखा होगा, या टैक्सेशन होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ओके। पब्लिक बोरोइंग होगी, पब्लिक बोरोइंग बोल दीजिए और डेट बोल दीजिए, जो कि इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट के नाम से हम जानते हैं, हम बजट में पढ़ेंगे, ओके। फिर आता है बैंक रेट, CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, MSF, ये सारे हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में। डिफरेंस समझ आया स्टूडेंट। फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट बनाती है, 3 टूल होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और पब्लिक डेट। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक बनाता है, और टूल क्या है, यहाँ पर रेट्स होते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हम टूल्स पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बेस पता हो गया, अब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ओके। फिस्कल पॉलिसी से पूछा गया है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक एक वर्ड को अंडरलाइन करते हुए आपने करना है, ओके। अगर टाइप हुआ तो 3 टाइप होते हैं, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी और न्यूट्रल। अब कब क्या यूज होगा आज हम अभी पढ़ेंगे। एक्सपेंशनरी क्या बोल रहे हैं, इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अच्छा बढ़ा दे, एंड रिड्यूसिंग द टैक्सेस, कम कर दे, ओके। एक्सपेंशनरी इन्वॉल्व। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन, एम क्या होता है, रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन। इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द टैक्स, टैक्स बढ़ा देते हैं, ओके। और रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, न्यूट्रल मतलब बैलेंस है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ओके। डिजाइन नाइदर स्टूमुलेट, स्टूमुलेट होता है इंक्रीज करना, ओके, नॉर स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ, और स्लो डाउन भी नहीं होता है, बिल्कुल बैलेंस लेके चलते हैं, जिसको हम स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं, ओके। अब यहाँ पर तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, फिर हम आंसर की तरफ चलेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी की टाइप की बात करें तो नॉर्मली आपको एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते होंगे। न्यूट्रल मतलब कि न्यूट्रल होता है, ना ही स्टूमुलेट होगा और ना ही कुछ भी होगा, इकोनॉमी बैलेंस होगी, स्टेबल होगी, और बहुत अच्छा होता है वो। इकोनॉमी ऑलवेज स्टेबल होना चाहिए, बूम भी अच्छा नहीं है, डिप्रेशन भी अच्छा नहीं है। अब देखिए एक्सपेंशनरी वर्ड से क्या समझ आ रहा है, एक्सपेंड करना है, ओके। और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो फिस्कल पॉलिसी में 3 ही टूल हमने पढ़ा, ओके। या तो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा और या तो टैक्सेस होगा। अब दोनों को ही मैनेज करेंगे। एक्सपेंशनरी में क्या होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और टैक्सेस को हम रिड्यूस कर देंगे, टैक्सेस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन एक्सपेंशनरी कब होगा, जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगी, जब इकोनॉमी में
इकोनॉमी डाउन होगा। ओके, जब डाउन होगा तभी हम स्टिमुलेट करेंगे ताकि इकोनॉमी अप हो। तो अगर आपसे पूछते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब यूज होता है, तो इन द टाइम ऑफ जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन होती है, डिप्रेशन होता है, उस दौरान पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं और टैक्सेस को रिड्यूस कर देते हैं ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें। गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है कि आपको डिमांड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर कोविड-19 में सरकार क्या, गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि आप पैसा लीजिए और एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, राइट, उस दौरान हो रहा था। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या गवर्नमेंट पॉलिसी अपना रही है, कॉन्ट्रैक्शनरी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। ओके, इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन है, तो इसका उल्टा क्या होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम कम कर देंगे और टैक्सेस को बढ़ा देंगे ताकि लोगों के हाथ में इनकम कम हो और डिमांड कम करे। ओके, नॉर्मली यहाँ पर डिमांड कम करना है और यहाँ पर डिमांड बढ़ाना है। अगर इनडायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है, यहाँ पर डिमांड को इंक्रीज करना है और यहाँ पर डिमांड को रिड्यूस करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो ऑलरेडी इकोनॉमी में बहुत डिमांड है, तो कम करेंगे, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, किसी भी वे से इनकम को कॉन्ट्रैक्ट करना है। इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा और टैक्सेस को कम कर देती है, लेकिन कब, जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन, इकोनॉमी डाउन होती है। ओके, और यहाँ पर इकोनॉमी अप होती है, मतलब कि बूम हो रही है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पर समझिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको करेक्ट देखते हैं क्या है। तो बोल रहे हैं एक्सपेंशनरी, अभी समझ आया, इंक्रीजिंग, बिल्कुल रिड्यूसिंग टैक्स, आंसर बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होता है, एम क्या होता है, टारगेट करना होता है इन्फ्लेशन को, तो उस दौरान क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे टैक्सेस को बिल्कुल, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। न्यूट्रल मतलब बैलेंस है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, बेसिकली मुझे ये आपको समझाना था कि ये टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। अगर आप किसी से भी क्वेश्चन आए तो होप आप अच्छे से इसको करेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए फिर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय ओके, अब यहाँ पर गवर्नमेंट तो हम बोल रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, जिसको हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सेबी। ओके, सेबी। तो देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो मॉनेटरी पॉलिसी पर है, हमने बोलते स्टार्टिंग में पढ़ लिया है, ये तो होगा ही नहीं का, इसको कर दे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन तो प्लानिंग्स बनाता था जो कि अभी नहीं है, और सेबी, सेबी तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। ओके, कैपिटल में भी सेकेंडरी मार्केट को भी और प्राइमरी मार्केट को भी रेगुलेट करता है। ये कब आया था, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना था 1992 में। ओके, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अब इसमें हम FRBM पढ़ेंगे स्टूडेंट, FRBM। ओके, FRBM। अभी एक क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये बता नहीं रही हूँ, अभी वो क्वेश्चन होगा तब हम इसको क्लियर करेंगे। FRBM, चलिए तो समझ आ गया आपको। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉर्मुलेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें टैक्सेशन होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी ताकि इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किया जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी primarily deal with the taxation and expenditure decision of the government. Increasing tax and reducing government spending are tools used during the economic boom to prevent inflation. Fiscal policy is managed by the central bank of the country. Capital expenditure and revenue expenditure are the both component of fiscal policy. Okay, अब यहाँ पर ऑप्शंस है, एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं।
बात करते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है फिस्कल पॉलिसी डील करती है टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। अभी हम इतने बार पढ़ के आ चुके हैं तो ये स्टेटमेंट में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इस दौरान अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ऑलरेडी मनी सप्लाई बहुत है, लोगों के पास इनकम बहुत है, डिमांड बहुत है, तो कम करना है। तो कम कैसे करेंगे? जब हम टैक्स को बढ़ा देंगे और एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे। ओके, तो बिल्कुल सही है। फिस्कल पॉलिसी मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? अभी हम पढ़ के आए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हम बजट, स्टैटिक बजट में पढ़ेंगे स्टूडेंट। पब्लिक फाइनेंस बजट में सब पढ़ेंगे। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इसके एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगी। तो आंसर की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ बिल्कुल सही है। ओके, तो थर्ड गलत हो जाता है ये स्टेटमेंट। समझ आ गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर से देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस, ओके, या फिस्कल पॉलिसी आ जाए, पब्लिक फाइनेंस आ गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका पार्ट है फिस्कल पॉलिसी। पब्लिक फाइनेंस हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें पहला है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ओके, ये सारे टैक्स कब कब आया इसका डेट भी मैं आपको इकोनॉमी जीके में कराऊंगी। इन इंडिया इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लिवाइड एवरी वैल्यू एडिशन। ओके, फर्स्ट है फिस्कल पॉलिसी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM 2003, यही मेरे को बताना था आपको, was enacted and introduced transparency in India fiscal management system. The union budget is presented by the President of India. Public finance in India is governed by the both union and state government with the specific source of revenue allocated to each. ओके, तो अब ये सारे स्टेटमेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो ये 2017 में आया। पहले जो था वेट था, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। फिर आया जीएसटी, जो कि क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिव है, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को अपने आप में मर्ज कर लिया, बिल्कुल सही है। मल्टी स्टेज है, ओके, हर एक स्टेज पर लगता है, लेकिन ये वैल्यू एडिशन, ओके, जितना वैल्यू ऐड हो रहा है उस पर टैक्स लगता है, ना कि होल अमाउंट में। अगर 100 रुपए की चीज बनी है और वो 150 में अब बेची जा रही है तो 100 पर तो ऑलरेडी टैक्स लग गया है। अब वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 50, तो 50 पर टैक्स लगेगा, दैट इज जीएसटी। ओके, एवरी वैल्यू एडिशन। ओके, ठीक है। FRBM, ओके, अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाया गया, दैट इज FRBM एक्ट, कि आपको अपने फिस्कल डेफिसिट, बहुत सारे डेफिसिट होते हैं जैसे कि फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन सबको कंट्रोल करना है, क्योंकि फिर हमारी एक्सपेंडिचर, हम डेट में बहुत हो जाएंगे। आप लोग सुनते हैं कि इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशो बहुत बढ़ रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाया गया, दैट इज FRBM एक्ट, जो कि 2003 में एक्ट बना था। ओके, विजय केलकर जी के द्वारा ये लाया गया था ताकि फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम सही हो सके। बिल्कुल सही है। फिस्कल मतलब कि जो भी सरकार एक्सपेंडिचर और टैक्स लगाती है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो सके। आपको टारगेट, हर बजट में ये टारगेट लाया जाता है कि आपको फिस्कल पॉलिसी इतना मेंटेन करना है ऑफ जीडीपी, या आपको रेवेन्यू डेफिसिट इतना मेंटेन करना है ऑफ जीडीपी। ओके, तो ये है, ये नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, सी गलत है। प्रेजेंट पूछा है ना स्टूडेंट, तो आप सभी को पता है कि यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करते हैं, लेकिन बनाता कौन है वो अलग है। ओके, बनाता कौन है प्रेजेंट, और उसको प्रिपेयर कौन करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, बोथ आर यूनियन एंड द गवर्नमेंट। ओके, यूनियन एंड गवर्नमेंट, और ओके, ये जो पब्लिक फाइनेंस है वो मैनेज करता है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि उनको पैसा एलोकेट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फाइनेंस कमीशन। और अब कौन से फाइनेंस कमीशन आने वाले? 16th फाइनेंस कमीशन, जिनका टर्म ऑफ रेफरेंस आ चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और थर्ड नहीं होंगे स्टूडेंट। ओके, थर्ड नहीं होगा, ये गलत है। आंसर 1, 2 और 4 होगा। ओके,
ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शंस है, द फिस्कल रिलेटेड टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट बाय द सेंट्रल बैंक। ओके, फिस्कल पॉलिसी क्या करता है? रेगुलेट मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट। ओके, फिस्कल रिलेटेड टू गवर्नमेंट revenue generation expenditure to influence the economy. The policy focusing the regulating of foreign trade and maintaining the stable currency exchange rate. The policy is aim to controlling the population growth rate. तो आंसर बहुत सरल है, बहुत इजी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। कैसे? गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, सारा कुछ जब बजट में आप पढ़ेंगे सब कुछ रेवेन्यू, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू रिसिट्स होगी या कैपिटल रिसिट्स पढ़ेंगे। और एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा बजट, तो यही चीज है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी कंडीशन। क्या क्या? डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, कितना डिमांड होना है, कितना सप्लाई, अगर इसका मिसमैच हो जाता है तो इकोनॉमी में बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। ओके, मिसमैच कंट्रोल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। ओके, ये एम्प्लॉयमेंट, अब याद रखिएगा फिस्कल पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट को भी करता है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन्फ्लेशन, ये नहीं है कि इन्फ्लेशन को ये नहीं टारगेट करेगा, करेगा, इसीलिए मैं ये चीजें लेके आई हूँ। इकोनॉमी ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रोथ, अगर हम आज 7% ऑफ जीडीपी से ग्रोथ कर रहे हैं तो हमने कल डबल डिजिट से ग्रोथ करना है, डबल डिजिट से। तो इसका भी ध्यान कौन रखता है? फिस्कल पॉलिसी रखता है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस है, to control the money supply in the economy, to ensure the stability of currency, to achieve the full employment and control inflation, to regulate the stock market. ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट करना। ओके, जितने भी लोग हैं, हमारा जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स जो होता है स्टूडेंट वो 15 टू, ओके ये लिख लीजिएगा, लेबर फोर्स 15 to 64 एज ग्रुप को हम लेबर फोर्स बोलते हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लेबर फोर्स पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर उसको जॉब नहीं मिली है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी भी करेगा। ओके, चल ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड होगा, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इससे डिमांड से काम नहीं चलेगा, एग्रीगेट डिमांड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द कंट्री इकोनॉमी। टूल्स क्या है? ऑप्शंस है, चेंजिंग द मनी सप्लाई, मॉडिफाइंग द इंटरेस्ट रेट, एडजस्टिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, रेगुलेटिंग द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो क्या टूल्स है? तो टूल्स यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट, इसमें डिटेल में लेके आई हूं मैं, ठीक है। टूल्स बात करेंगे तो फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या टूल्स हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर टूल है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, बजट में देखेंगे। टैक्सेशन, वो डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है और वो इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है। ओके, ये फाइनेंस का भी आपका टॉपिक है तो फाइनेंस में भी देखेंगे। पब्लिक बोरोइंग, वो इंटरनल हो सकता है, वो विद इन द कंट्री हो सकता है और वो एक्सटर्नल हो सकता है, आउटसाइड द कंट्री हो सकता है। आउटसाइड द कंट्री जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक से जाइए। ओके, अगर आपको बीओपी आपका डेफिसिट हो जाता है तो कहाँ जाएंगे? आपको आईएमएफ जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहां पर जाइए। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन सब से। तो इंटरनल कैसे लेंगे? इंटरनल या तो बॉन्ड इशू करेंगे, ओके इससे हो जाएगा, या फिर जो पीपीएफ वगैरह होते हैं उससे होगा, तो पब्लिक बोरोइंग होगा। अदर मेजर्स भी इंपॉर्टेंट है, इस बार नजर डालिए। अदर मेजर जैसे
राशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल। द वर्ड होता है राशनिंग, मतलब होता है सिलेक्शन करना, कहाँ पर एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ पर नहीं करना है। रिच पर ज्यादा ध्यान रखना है, पुअर से पैसा लेके, टैक्स लेके और वेलफेयर के लिए काम करना है। तो राशनिंग ये सब काम कौन करता है? फिस्कल पॉलिसी करती है। रेगुलेट द वेज रेट, आप अगर काम कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम वेज कितना होनी चाहिए, ओके, ताकि आप अच्छे से सरवाइव कर सके। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपके इकोनॉमी में प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, नहीं तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो जाएगा, और जो इकोनॉमी के लिए बहुत क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, राइट। तो ये सारे डिटेल में स्टूडेंट आपको पीपीटी मिल जाएगा, उस पर देख लीजिएगा। ओके ये स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दिमाग वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, व्हाट इम्पैक्ट डज द फिस्कल रिजर्व परचेज, ओके, एक एक वर्ड देखिए। फिस्कल रिजर्व परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज ऑन द कंट्री एग्रीगेट डिमांड एंड मनी सप्लाई। ओके ऑप्शंस है, मनी सप्लाई इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज और एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज, ओके डिक्रीज। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। बोल रहे हैं कि बॉन्ड है, ओके बॉन्ड होता है जो कि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, जो बॉन्ड होता है नॉर्मली कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। कॉर्पोरेट भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट करती है, क्योंकि उस पर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देती है। अब ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट जो अपने फेडरल रिजर्व से उससे परचेज कर रहा है, ओके परचेज कर रहा है, तो उससे क्या होगा इकोनॉमी में, मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और एग्रीगेट डिमांड पर क्या फर्क है। तो एक तो या तो बाय करती हैं, बाय मतलब परचेज हो जाएगा, और या तो सेल करेंगी। दो सिचुएशन होते हैं, दोनों में आपको कराती हूँ, अच्छे से समझिएगा। अगर बाय कर रही हैं, ओके बॉन्ड्स को परचेज कर रही हैं, बाय कर रही हैं, अगर बाय कर रही हैं तो किससे कर रही हैं? वो पब्लिक से ही कर रही हैं। तो बाय कर लिया और इसके बदले में उन्होंने मनी दे दिया, पब्लिक को पैसा दे दिया, राइट समझिएगा स्टूडेंट। ओके बाय क्या किया? लोगों से बाय किया, बॉन्ड परचेज लिखा हुआ है ना, तो परचेज किया और उसके बदले में मनी दे दिया, तो लोगों के पास कैश इन हैंड इंक्रीज हो गया, इनकम इंक्रीज हो गया, जिससे क्या हुआ? मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, और पैसा आएगा तो हम क्या करते हैं? डिमांड इंक्रीज करते हैं। तो आंसर तो आ गया। और सेल में क्या होता है स्टूडेंट? सेल में क्या होता है? अगर सेल करती हैं तो यहाँ पर पब्लिक को दे दिया बॉन्ड्स और उसके बदले में पैसा ले लिया, पैसा ले लिया तो इकोनॉमी में क्या होगा? पैसा ले लिया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन आ सकता है। अब डिपेंड करता है स्टूडेंट कि कब परचेज करेंगी और कब सेल करेंगी, ओके कब परचेज करेंगी और कब सेल करेंगी, वो इकोनॉमी सिचुएशन पर डिपेंड होगा। इसको भी मैं आपको बताती हूँ। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, ओके अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा तो वो सेल कर देंगे बॉन्ड, क्योंकि इकोनॉमी से क्या करना है? पैसा निकालना है। सेल करेंगी, बॉन्ड्स को सेल किया और उसके बदले में पैसा ले लिया, पैसा ले गया तो लोगों से पैसा आ गया ना, मतलब खींच लिया लोगों से, तो सेल करेंगी। और इन केस ऑफ डिफ्लेशन, अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा तो उस दौरान क्या करेंगे? बाय कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। जैसा भी वर्ड आया आपको पता होना चाहिए, ओके तो आंसर आपको समझ आ गया। परचेज के बाद क्या होता है? मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ तो एग्रीगेट डिमांड, मतलब कि अगर पैसा आया तो हम तो शॉपिंग करेंगे, हम तो डिमांड इंक्रीज करेंगे, तो बस आंसर आ गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिएगा। ये स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है? What are the four major type of economic system? इकोनॉमिक सिस्टम में कितने टाइप ऑफ जो है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम नॉर्मली देखने को मिलता है? तो ऑप्शंस है माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो, इंडिविजुअल, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल कमांड, कमाइन, मार्केट, कॉम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, मैक्रो इकोनॉमी। ट्रेडिशनल, कमांड, मिक्स और मार्केट। आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ये डिस्कस करूंगी कि इसका क्या आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, और डेली मैं आपको
क्वेश्चन दूंगी। तो होप आप सभी को फिस्कल पॉलिसी समझ आया, और नेक्स्ट क्लास में हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। वो मैं इंडिविजुअल लेके आऊंगी, वो स्टैटिक बजट होगा स्टूडेंट, जो करंट बजट है वो भी हम कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की फुल कोर्स है स्टूडेंट, आप बाय कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है, नंबर नोट कर लीजिएगा। जो भी रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है स्टूडेंट तो आप कॉल करके पूछ लेंगे, ओके। तो ये नंबर है दैट इज 7837773651, इस पर कॉल करेंगे, कोई भी डाउट होता है पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, एग्जाम डेट आ जाएगा। ओके, थैंक यू।